हेलो गाइस, क्या हो रहा है? आई होप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं मैं भी कुछ हटकर कर रहा हूँ, बस पैकिंग कर रहा हूँ। पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने सबसे निकटतम ब्लैक होल की यात्रा पर निकल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मुझे पता है यह जोखिम बड़ा है, और बहादुर वो तो मैं हूँ। चिंता न करें, मैं अपने पूरी साहसिक गाड़ी को लाइव स्ट्रीम करके आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आप अपने आप को सहज बनाए रखें और मेरे साथ अंतरिक्ष में ब्लैक होल की यात्रा का आनंद लें, ठीक है? मैं अपने अंतरिक्ष यान का परिचय देता हूँ। इस सुपरफास्ट स्पेस क्राफ्ट का नाम है लाइटनिंग क्राफ्ट KTR। फिलहाल ये क्राफ्ट दशकों तक बनने वाला नहीं है, ये फिलहाल मेरी कल्पनाओं से बनाया गया है। बात यह है कि अंतरिक्ष की दूरी गंभीर रूप से काफी लंबी है। जी हाँ, कल्पनाओं से परे। और सड़क पर किए गए अथवा हवाई जहाज या किसी रॉकेट से किए गए यात्रा से भी तेज यात्रा के साथ सबसे लंबी यात्रा ये होने वाली है। वाइजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था, जो 44,000 मील प्रति घंटे की गति से सौर मंडल से बाहर जा रहा था। यदि मेरा अंतरिक्ष यान उसी गति से चलता है तो मुझे निकटतम तारे पर पहुंचने में पूरे 77,000 साल लगेंगे। और तो और, मिल्की वे आकाशगंगा को पार करने में भी मुझे 1 अरब वर्ष से अधिक का समय लगेगा। लेकिन सौभाग्य से लाइटनिंग क्राफ्ट KTR उससे कहीं तेज है। मेरे पास इस यान में एक HK-D1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भी है, जो ब्लैक होल में जाएगा और इंफॉर्मेशन देगा। मेरे साथ इस यान में वो पर्याप्त साधन है जो मुझे इस यात्रा में सरवाइव करने में मदद करेगा। तो अब हम यात्रा आरंभ करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फायर। अब हमारा अंतरिक्ष यान लॉन्च हो चुका है। हम पृथ्वी को छोड़कर ऊपर की कक्षा में बढ़ रहे हैं। अब पृथ्वी हमसे दूर और दूर होती जा रही है। अब यह छोटी और छोटी होती जा रही है। अब 200 मील ऊपर से पृथ्वी की सतहें, झीलें, समुद्र और उसमें धूप की चमक दिख रही है। यह सब स्पष्ट दिख रहा है। अरे, मेरे यान के बगल से अभी अभी कुछ दिखा। यह क्या हो सकता है? ओह, यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। यह दुनिया की सबसे महंगी एकल वस्तु है। यह $100 बिलियन मूल्य की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। इस पैसे से आप 250 बोइंग 747 खरीद सकते हैं। मेरे यान से ISS बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन मुझे इसका आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन की लंबाई 350 फीट से भी अधिक है, जो कि एक फुटबॉल मैदान की लंबाई से काफी अधिक है। लेकिन मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS को देखने या इसके पास रुकने का समय नहीं है। मुझे तो एक ब्लैक होल के पास से जाना है। अब मैं पृथ्वी की सतह से लगभग 1300 मील ऊपर हूँ और इधर उधर उपग्रहों को देखना शुरू करता हूँ। यह सभी मानव निर्मित उपग्रह निम्न या उच्च कक्षा में उड़ान भरने वाले होते हैं। वैसे ये उपग्रह 7,000 से 18,000 मील प्रति घंटे की अंधाधुंध गति से यात्रा करते हैं। साथ ही यह जितनी ऊपरी कक्षा में होते हैं वह उतनी ही धीमे चलते हैं, लगभग 7,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। अब मेरा यान पृथ्वी से लगभग 2,40,000 मील दूर है और यह चंद्रमा की ओर जा रहा है। यदि आप हमारी पृथ्वी की एक पंक्ति में 10 चक्कर लगाते हैं तो आप उतनी ही दूरी तय करेंगे जितने में चांद पर पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ से आपको पृथ्वी एक नीली बॉल की तरह दिख रही है। और आपको पता है, चंद्रमा भले ही पृथ्वी के सामने से गोल दिखता हो, पर यह पीछे से थोड़ा उभड़ा हुआ है। जी हाँ, अंडे की तरह। खैर, बाय बाय मून, हमें आगे ब्लैक होल तक जाना है। मैं यूं ही आगे बढ़ता जाता हूँ और रास्ते में मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून को बगल से पीछे जाता हुआ देख पा रहा हूँ। अरे ये देखो, वहां प्लूटो है। तो ये एक ग्रह हुआ करता था, हमारा नवा ग्रह था यह, पर अब हमने इसके ग्रह होने का दर्जा छीन लिया है। अब यहाँ से पृथ्वी एक छोटे तारे की तरह दिखती है। अब तो यह जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ, धुंधली और धुंधली होती जा रही है और ये ओझल होती जा रही है। लेकिन रुकिए, अरे वह क्या है? कोई वस्तु तेज गति से बगल से निकल रही है। यह क्या हो सकता है? टेस्ला? हाँ, ये टेस्ला कार ही है। जी हाँ, एलन मस्क ने 6 फरवरी 2018 में अपनी सबसे पसंदीदा कार अंतरिक्ष में भेजी थी। यह काफी तेजी से बगल से गुजर गया। यह इतनी तेज थी कि मैं इसे स्पष्ट रूप से देख भी न सका। अभी मैं वास्तव में पृथ्वी से दूर हूँ, लगभग 100 खगोलीय इकाई दूर, अर्थात 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि आप मीलों में उसकी गणना नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिक खगोलीय इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लगभग 93 मिलियन मील के बराबर होता है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के ठीक बराबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अभी पृथ्वी से 9.3 अरब मील दूर हूँ। लेकिन अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा अंतरिक्ष यान इतना क्यों हिल रहा है? ओह, समझा, हम टर्मिनेशन शॉक में प्रवेश कर रहे हैं। वह स्थान जहां सूर्य से आने वाली सौर हवाएं 250 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है और आकाशगंगा की पृष्ठभूमि बनाने वाली सामग्रियों से टकराती है।
खैर यहाँ भी हमने 100 के साल पार कर लिया। लेकिन आगे एक और परीक्षा है, ऊट क्लाउस। इसका मतलब है दो चीजें। पहला, हम सौर मंडल के बाहरी इलाके में हैं, और दूसरा, हमें 1,00,000 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंडों के बादल से गुजरना होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह हमारे तारे अर्थात सूर्य से 1.87 प्रकाश वर्ष दूर है। यह मेरा भाग्यशाली दिन होना चाहिए, क्योंकि हम ऊट क्लाउस के माध्यम से बीच से निकलते हुए बच गए हैं, और हम 1 प्रकाश वर्ष के 10वें हिस्से के बाद ही सौरमंडल से बाहर जा रहे हैं। अभी जो मैंने यात्रा किया है, अगर इसे नासा के सबसे तेज अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन से पूरी करते तो 37,000 साल लगती, और अगर यही दूरी 55 मील प्रति घंटे की गति वाले कार से की जाती ना, तो 19 मिलियन ईयर से भी अधिक समय लगता। अब सौर मंडल से बाहर मुझे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का नजारा दिख रहा है। लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में हमसे लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर भी एक ऐसा ही सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा है। लेकिन मेरा यान लाइटनिंग क्राफ्ट KTR भी अगर यहाँ जाना चाहे तो 100वें जन्मदिन से पहले इतनी दूरी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरा गंतव्य पृथ्वी से सबसे करीबी ब्लैक होल एक तारकीय ब्लैक होल है, जो आकार में बहुत छोटा है। यह रहस्यमय B616 मोनोसेरोटिस है, जो 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह हमारे सूरज से 9 से 13 गुना वजनी हो सकता है। ब्लैक होल एक भयानक जगह है, जहाँ भौतिकी के सारे नियम जो हमने स्कूलों में पढ़े हैं सभी काम करना बंद कर देते हैं। यदि कोई विशाल तारा अपने तारे के ईंधन से बाहर निकलता है तो वह अति सघन हो जाता है, और अपने स्वयं के भार व गुरुत्वाकर्षण में सिकुड़ने लगता है, और स्पेस टाइम को भी अपने अंदर की ओर झुका देता है। स्पेस टाइम को समझने के लिए आप हमारे ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो अब इस नई सिकुड़ी हुई पिंड या तारे का गुरुत्व क्षेत्र इतना मजबूत हो जाता है कि कुछ भी इससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। अब हम ब्लैक होल के करीब पहुँच रहे हैं, और बहुत ही जल्द मैं अपने रोबोट HK-D1 AI को अंदर से इसका पता लगाने के लिए भेजूंगा। मैं क्षितिज से आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा हमने, है ना? एक बार जब कोई वस्तु अथवा पिंड, यहाँ तक कि प्रकाश भी इस रेखा को पार कर जाए तो वापस नहीं लौट सकती, भले ही उसने अपना मन क्यों न बदल लिया। वैसे भी मेरा रोबोट HK-D1 AI अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। वो ब्लैक होल की ओर यान से निकलकर आगे बढ़ता है, जबकि मैं यान में बैठकर सब कुछ संचालित कर रहा हूँ और आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। वह तेज हो रहा है, ऐसा लगता है वह मुड़ रहा है और खींच रहा है, जैसे कि मैं उसे एक विशाल आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देख रहा हूँ। दिलचस्प बात यह है कि वह क्षितिज के जितना करीब होता है उतनी ही धीमी गति से चलता है। वह मुझे एनकोडेड प्रकाशीय संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं पहले से सहमत था, लेकिन प्रकाश तरंगें लाल और कम आवृत्तियों तक फैली हैं। अब हमारा रोबोट हमें कुछ संदेश भेज रहा है। यह क्या हो रहा है? HK-D1 AI एकदम से रुक गया, जैसे एक विशाल उंगली ने एक पॉज बटन दबा दिया हो और अब कोई बल उसे पतला और पतला कर रहा है। मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा है। यह खतरनाक स्पेगेटिफिकेशन है जो सुपर स्ट्रॉन्ग नॉन होमोजीनियस ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर की तुलना में पैर पर अधिक मजबूत होता है, इसलिए वह पिज्जा की चीज की तरह खींचा जा रहा है। इसके अलावा सेंसर मुझे बता रहा है कि HK-D1 AI गर्म होता जा रहा है, और फिर नथिंग, वो बस गायब हो गया है, और मैं उसे अब किसी भी तरह से न देख सकता हूँ, न सूचना हमारी यांत्रिक मशीन तक आ सकती है। मुझे अपने शोध के माध्यम से यह पता चला है कि HK-D1 AI अब फ्री फॉल की स्थिति में है, अर्थात वह अब इससे ज़्यादा न तो अधिक खिंचाव, विकिरण या गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकता है। दुर्भाग्य से अब हम उसकी कोई सूचना या जानकारी नहीं ले सकते। वह मुझे ब्लैक होल के अंदर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। यह एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में मैंने पर्याप्त रूप से नहीं सोचा। वैसे भी तुम जहाँ हो मेरे दोस्त HK-D1 AI, तुम वहाँ ठीक होगे मेरे दोस्त। तो अच्छे से रहना, और अब मैं अपनी अगली यात्रा और अपनी अगली कंटेंट के लिए वापस घर जा रहा हूँ पृथ्वी पर। तो आई होप गाइस आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन पे ऑल हिट कीजिए। थैंक यू।